नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन बातचीत की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे, अमेरिकी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। अब अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी अराक्ची से बात नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से तब तक सीधी बात नहीं करेंगे जब तक वो हॉर्मुज की घेराबंदी नहीं हटाएगा। ईरान ना तो झुकेगा और ना ही डरेगा। ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक प्रस्ताव भी सौंपा गया है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका भी अड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान से जैसे ही बातचीत के संकेत मिले, अमेरिकी नेवी ने ईरान को चिढ़ाने के लिए उसका एक जहाज जब्त कर लिया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान को धोखा देगा अमेरिका? एक बार फिर बातचीत की आड़ में अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग में साथ ना देने पर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देंगे नेटो को सजा? पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पोलैंड के पीएम टस्क ने अमेरिकी वफादारी पर उठाए सवाल। यूक्रेन की आड़ में पश्चिम ने रूस के खिलाफ छेड़ा युद्ध। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोप पर लगाए गंभीर आरोप। क्या छिड़ने वाला है महायुद्ध? अमेरिका के बाद चीन को लेकर खुलासा। 2 साल में बीजिंग के 8 बड़े वैज्ञानिकों की हुई मौत। रिपोर्ट में दावा, दोनों देशों में साइलेंट युद्ध पर उठे सवाल। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का सबसे बेखौफ जानवर कौन? गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान संघर्ष के बीच चीन ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। एक साथ 50 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की हासिल की क्षमता। देश के न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन ने जारी की रिपोर्ट। अमेरिका में वीजा सिस्टम में बदलाव की मांग। रिपब्लिकन सांसदों ने H-1B वीजा दुरुपयोग रोकने के लिए पेश किया बिल। अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का दिया हवाला। हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ा रहा चीन। मालदीव पहुंचा शी यान 6 जासूसी जहाज। सुरक्षा खतरों को लेकर बढ़ी भारत की चिंता। बांग्लादेश में हाई अलर्ट। संसद समेत देश के अहम संस्थानों पर आतंकी हमले का प्लान। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश पुलिस ने किया खुलासा। तो पश्चिम एशिया में पिछले 56 दिनों से संघर्ष छिड़ा हुआ है, और अब यहां शांति आएगी या जंग छिड़ेगी, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बातचीत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते ही अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई के संकेत भी मिलने लगते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता को लेकर हलचल बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया प्रमुख, उप विदेश मंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य लोगों के साथ भी बैठक की। इस दौरान पश्चिम एशिया में स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान को अपनी शर्तें सौंप दी हैं, और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से आमने सामने की बातचीत नहीं करेंगे। जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। दरअसल ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक वो उससे बातचीत नहीं करेगा और दबाव में भी बातचीत नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के जरिए मैसेज जरूर अमेरिका तक पहुंचाया जा रहा है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने भी बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की पाकिस्तान में अमेरिका से मिलने की कोई योजना नहीं है। हालांकि पाकिस्तान एक ब्रिज की भूमिका निभा सकता है और संघर्ष खत्म करने को लेकर ईरान के विचार आगे पहुंचा सकता है। पाकिस्तान में बैठकों के बाद अराक्ची ओमान और रूस की यात्रा करेंगे। उधर मिस्र और पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि ईरान और अमेरिका वार्ता से युद्ध विराम को मजबूती मिलेगी, लेकिन अमेरिकी कार्रवाइयां इस वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। अब एक बार फिर अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए हॉर्मुज में मजबूत अमेरिकी नाकेबंदी को दिखाया है। इस बीच खबर यह भी आई कि अमेरिकी नौसेना ने एक और ईरानी जहाज को रोका है। सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS राफेल पेराल्टा ने एक बड़े समुद्री नाकाबंदी अभियान के दौरान ईरान के झंडे वाले एक जहाज को रोक लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। और यही नहीं, अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार को और ज्यादा बाधित करने के लिए चीन के खिलाफ भी एक्शन ले लिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने चीन स्थित प्रमुख तेल रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल और लगभग 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये प्रतिबंध ईरानी तेल की खरीद और परिवहन से जुड़ी कंपनियों पर लगाए गए हैं, जो ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद ईरान की मुख्य आय का स्रोत तेल निर्यात को पूरी तरह बंद करना है। हमारा विभाग उन बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को पूरी तरह बंद कर देगा जिस पर ईरान निर्भर है। लेकिन अमेरिका का यह कदम चीन को भड़का सकता है, जो क्षेत्र में जारी शांति कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिपिंग निकाय ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के जवाब में जहाजों को जब्त करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और ईरान में शांति की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या पश्चिम एशिया में हालात और खराब होने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नाटो के खिलाफ अमेरिका के लीक हुए एक्शन प्लान की। तो आप जानते हैं कि ईरान जंग के दौरान अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के बीच की खाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक संकेत दे दिया कि आने वाले वक्त में अमेरिका नाटो छोड़ सकता है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ईरान जंग में उनका साथ न देने के लिए नाटो सहयोगियों को सजा देने की तैयारी में है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने तो सवाल भी किया है कि अगर भविष्य में रूस हमला करने की कोशिश करे तो उस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। क्या अमेरिका यूरोप का साथ देगा? ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका नाटो के प्रति अपनी कमिटमेंट के तहत यूरोप की रक्षा के लिए वफादार रहेगा? अब वक्त आ गया है कि यूरोपियन यूनियन महाद्वीप की सुरक्षा के लिए वास्तविक गठबंधन बनाए। दरअसल पेंटागन का एक ईमेल सामने आया है जिसमें यह संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका उन देशों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जिन्होंने ईरान जंग में उसका साथ नहीं दिया। इस ईमेल में प्रमुख तौर पर दो देशों के खिलाफ अमेरिका के एक्शन की बात कही गई है, स्पेन और ब्रिटेन। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि जंग में एक तरफ जहां स्पेन ने साथ नहीं दिया, वहीं उसने खुलकर ईरान के समर्थन में बयानबाजी की, अमेरिका के खिलाफ बयान दिए। इस कारण उसे नाटो में रखा जाना सही नहीं है। जंग के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था और अर्जेंटीना के पास मौजूद फॉकलैंड द्वीप समूह पर ब्रिटेन के दावे सहित यूरोपीय साम्राज्यवादी कब्जों के लिए अमेरिकी राजनयिक समर्थन का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। यानी अमेरिका यह देखेगा कि क्या इस लैंड पर अब भी ब्रिटेन के दावे को सही माना जा सकता है। यानी अमेरिका अब नाटो सहयोगियों से अपना समर्थन वापस लेने पर विचार कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको ने भी बताया था कि ईरान जंग के बाद अमेरिका ने नाटो के अंदर अच्छे और बुरे देशों की एक सूची जारी की है, जिसके बाद अब एक्शन की इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। हालांकि स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez ने जरूर इन खबरों को खारिज किया है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई कि अब अमेरिका और यूरोप का सैन्य गठबंधन नाटो बहुत मजबूत नहीं रह गया है और आने वाले वक्त में दोनों की राहें अलग भी हो सकती हैं। यूरोप तो अभी से इस पर विचार कर रहा है। बहरहाल नाटो का भविष्य क्या होगा, आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर और साफ हो जाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूरोप में बढ़ते टकराव की। तो पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, जो अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही और अब रूस और पूरे यूरोप में ही संघर्ष छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तो पहले से ही यूक्रेन के नाम पर यूरोप ही रूस के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह बात कही है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यूक्रेन की आड़ में रूस के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा जा चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को मोर्चे पर आगे रखकर रूस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कीव शासन को पश्चिमी देश भाले की नोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो पश्चिमी हथियारों, खुफिया सूचनाओं, सैटेलाइट सिस्टम, सैन्य प्रशिक्षण और आर्थिक मदद के बिना टिक ही नहीं सकता। लावरोव ने कहा कि रूस के खिलाफ ये संघर्ष अब केवल परोक्ष नहीं बल्कि खुला और संगठित अभियान बन चुका है। उन्होंने यूरोप की मौजूदा नीतियों को लेकर आरोप लगाया कि ये वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा रही है। आधुनिक इतिहास में तीसरी बार वैश्विक खतरा यूरोप से पैदा हो रहा है। लावरोव ने यह भी दावा किया कि कुछ यूरोपीय सैन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की बात कही है, जबकि यूक्रेन इस बीच पश्चिमी देशों के लिए समय जुटाने का जरिया बना हुआ है। यानी आने वाले वक्त में रूस और पश्चिमी देश खुले तौर पर रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाएगा। यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है।
और लावरोव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र या सुरक्षा के नाम पर दखल देता है, लेकिन असली मकसद प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल और ऊर्जा बाजारों पर नियंत्रण हासिल करना होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून की ताकत कमजोर होती जा रही है और दुनिया जिसकी ताकत उसी की बात के सिद्धांत की तरफ बढ़ रही है। लावरोव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का मोर्चा खोला हुआ है। वेनेजुएला में भी उसने तख्ता पलटकर वहां के तेल पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के बड़े सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस राशि में 30 अरब यूरो यूक्रेन की आर्थिक मदद के लिए है और 60 अरब यूरो रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही यूरोपीय परिषद ने रूस पर 20वें प्रतिबंध पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसका मकसद मॉस्को की आर्थिक और सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ाना है। यानी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की बजाय यूरोप इसे और आगे बढ़ाने के लिए फंड दे रहा है। हालांकि रूस के इन आरोपों पर फिलहाल यूरोप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसकी तरफ से यूक्रेन को जंग के मैदान में टिके रहने के लिए पूरी मदद की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले वक्त में रूस और यूरोप में भी खुले तौर पर टकराव शुरू होने वाला है या 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही ये जंग खत्म होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की जान आखिर क्यों फंस गई है मुश्किल में। तो यह सवाल इस वक्त अमेरिका से लेकर चीन तक हर जगह पूछा जा रहा है और सबसे पहले ईरान के परमाणु वैज्ञानिक निशाने पर आए। पिछले साल 12 दिन की ईरान और इजराइल की जंग में इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे। इस जंग में ईरान के 15 से 20 परमाणु वैज्ञानिकों की जान चली गई थी, जिसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आई जिसने अमेरिका को ही हिलाकर रख दिया। फॉक्स न्यूज ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें पिछले 3 साल में अमेरिका के संदेहास्पद स्थिति में 10 वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर आई थी। व्हाइट हाउस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही। अमेरिका में जिन 10 वैज्ञानिकों की मौत पिछले 3 साल के दौरान हुई, वे सभी परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैज्ञानिकों की जान संदिग्ध परिस्थिति में गई है, लेकिन इसके कारण अभी तक सामने नहीं आ पाए। और अब जो खबर सामने आ रही है वो भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अब चीन के वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थिति में जान जा रही है और यह संख्या 2 या 4 नहीं बल्कि 8 वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जा चुकी है। ये वैज्ञानिक हथियार और ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब दावा यह किया जा रहा है कि इनकी जान गई नहीं है बल्कि इनकी जान ली गई है। जब अमेरिका अपने 10 वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाने के मामले की जांच कर रहा है, ठीक उसी वक्त चीन में भी इसी तरह की जांच शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोनों ही देशों में एक दूसरे के वैज्ञानिकों की जान लेने का कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में जिन 8 वैज्ञानिकों की जान गई है उनमें से 3 सड़क हादसे का शिकार बने हैं और जिन वैज्ञानिकों की जान गई है उसमें पहला नाम है स्पेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम से जुड़े झांग जियाओक्सिन। 2024 में एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। अभी तक इस मामले में जांच ही चल रही है। वहीं 2024 में ही अफ्रीका दौरे पर गए फांग डेंग की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। डेंग हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और ताइवान के खिलाफ काफी आक्रामक थे। हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से जुड़े यान होंग की भी जान 2024 में किसी अज्ञात बीमारी के चलते चली गई, जबकि बायोमेडिकल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े ली मिन्योंग की पिछले साल संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। वो 49 साल के थे। इसी तरह से चीन की ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़े झांग दाइबिंग की 2023 में संदिग्ध परिस्थिति में जान गई, जबकि लियो डानघाओ की जान सड़क हादसे में गई। 2023 में ही उन्नत रसायन प्रोजेक्ट से जुड़े झाओ गुआन गुआन भी बीमारी का शिकार हो गए। संदिग्ध परिस्थितियों में वैज्ञानिकों की जाती जान और उस पर इन देशों की चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये किसी साजिश का शिकार तो नहीं बन गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में वैज्ञानिकों की मौत का ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या और भी वैज्ञानिक निशाने पर हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे सबसे निडर जानवर की। दरअसल जंगलों की भी अपनी अलग ही दुनिया होती है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, वहीं हाथी को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि जंगल का सबसे निडर, सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे? दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बेखौफ जानवर कोई भारी भरकम नहीं बल्कि एक छोटा सा जीव है और इसका नाम है हनी बैजर। क्या आप मानेंगे कि यह सिर्फ 3 फुट का होता है?
ये काले और सफेद रंग का होता है, लेकिन इसका गुस्सा और इसकी हिम्मत देखकर बड़े बड़े जानवर कांप जाते हैं, चाहे वो शेर हो, भैंसा हो या फिर किंग कोबरा जैसा जहरीला सांप। ये किसी से नहीं डरता, सबसे भिड़ जाता है। हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले कभी ना सुना हो, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे और इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही हैरान भी होंगे। तो जब हम हनी बैजर की बात करते हैं तो इसकी खाल 6 मिलीमीटर मोटी और बहुत ही ढीली होती है। भैंस की खाल भी इतनी मोटी नहीं होती और अगर कोई शिकारी इसे पीछे से दबोच ले तो यह अपनी ढीली खाल के सहारे तुरंत मुड़ता है और हमलावर को ही बुरी तरह काट लेता है। इसके कान बाहर नहीं निकले होते, इसलिए लड़ाई में कानों पर चोट भी नहीं लगती। यह खतरनाक सांपों से बड़ा बेखौफ होकर भिड़ जाता है। सांप के जहर का भी इस पर कोई असर नहीं होता। इसे शहद बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम हनी बैजर पड़ा है। यह बिना डरे मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। अब मधुमक्खियों का झुंड इसे चाहे जितना डंक मार ले, इस पर कोई असर नहीं होता और ये मजे से शहद खाता है। ये छोटा सा जानवर बहुत होशियार भी है। मुसीबत के वक्त ये अपने शरीर से एक बदबू भी छोड़ता है और बदबू से घबराकर बड़े बड़े जानवर पीछे हट जाते हैं। अगर कभी इसे लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है तो ये अपना एक खास पैंतरा चलता है। ये पीछे हटते हुए ऐसा डराता है जैसे अभी जानलेवा हमला करने वाला हो, और जब सामने वाला जानवर घबरा कर सचेत होता है तो ये मौका देखकर वहां से भाग भी लेता है। ये छोटा सा निडर जीव भारत, अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। तो हनी बैजर के जरिए अब आप जान गए हैं कि असली बहादुरी बड़े और भारी भरकम शरीर में नहीं होती, बल्कि हनी बैजर की तरह मजबूत इरादों और जीत की भूख में होती है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।